दोस्तों बहुत सारे मेरे पास केसेस आ रहे हैं जहां पर ये एलिगेशन लगाया गया है एसएससी पे कि आपने बिल्डर को कैश में पेमेंट दी है और आप इसका सोर्स बताएं। आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सीए सचिन पर। वीडियो को आखिर तो देखिएगा। कई सारे बिल्डरों पे रेड पड़ी दोस्तों और वहां पर ये प्रूफ मिले कि भैया जितनी भी बुकिंग्स हुई है फ्लैटों की, ऑफिस की, कई जगह वहां पे बहुत सारे बायर्स ने कैश पेमेंट करी है क्योंकि ये लार्ज नंबर में लोग अफेक्टेड थे। तो बीइंग अ प्रोफेशनली मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं आपको बताऊं कि अब किस तरह का ध्यान रखना है अगर कोई एडवोकेट केस लड़ रहा है, सीए लड़ रहा है, कंसल्टेंट केस लड़ रहा है या असेसी, किन किन बातों का ध्यान रखे अगर खुद रिप्लाई दे रहा है। वीडियो को आखिर तो देखिएगा, बताऊंगा मैं आपको। देखिए दोस्तों, कहानी क्या हुई। बिल्डर के यहाँ रेट पड़ी, उसके कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट मिले। जो वहां पे कंसर्न पर्सन थे, जो हेड थे फाइनेंस के, जो भी थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने कैश रिसीव करा है। वहां काफी प्रेशर होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी मेरी वीडियो देखते हैं कई लोग, तो मैं भी बता दूंगा कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं केस को हैंडल करने में। कई बार जब मैं डिस्कशन करता हूं वो कहते हैं ऊपर से अप्रूवल आई है, ऊपर से प्रेशर है, सेंसिटिव मामला है। मान लिया मैंने है, लेकिन आप ऑफिसर हैं, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। चलिए मैं आता हूं किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आपके राइट्स कौन कौन से हैं। देखो मैं कोई टैक्स चोरी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि आपके राइट्स कौन कौन से हैं। जब डिपार्टमेंट आपको चोर मान रहा है तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपने राइट्स को इस्तेमाल कैसे करें। दो केस हो सकते हैं दोस्तों। एक तो आपने सिर्फ एडवांस दिया हो प्रॉपर्टी के लिए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और आपने फिर बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन कर लिया, या आपकी रजिस्ट्री भी हो चुकी हो। बहुत सारे केस ऐसे भी हैं, बॉम्बे में रेड पड़ी, वहां पे रजिस्ट्री हो चुकी है, उस केस में भी कैश के प्रूफ मिले। पहला, ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ये आपने ऑब्जेक्शन फाइल करने, असेसमेंट में, रिप्लाई में ऐड करना है। पहला है आपका ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट को क्रॉस वेरिफिकेशन। रेट पड़ी, फाइनेंस हेड ने कहा कि हाँ हमने कैश रिसीव करा है। मान लीजिए मैं सचिन हूं, मैंने किसी बिल्डर के पास एक ऑफिस बुक कराया था, वहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है सचिन, और उसने बोला कि हाँ सचिन से कैश रिसीव करा है, किसी भी पर्सन ने जो भी नाम ले रहा है। तो क्या ये मेरी ड्यूटी नहीं बनती कि भाई मेरे को उससे बात तो कराओ जो कह रहा है कि कैश रिसीव करा है। मैं तो उसको जानता तक नहीं हूं, मैं उससे मिला भी नहीं हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं सचिन हूं, अगर मैं अपनी डायरी में लिख लूं ममता से मैंने 50 लाख रुपए रिसीव करे, अपनी डायरी में लिख लिया मैंने, और मेरा रेट पड़ गई और लिखा हुआ आ गया ममता से लिए, तो क्या ममता से जाके उसको केस भेज देंगे ममता को? ममता कहेगी नहीं कि भैया सचिन से बात तो कराओ, मैंने कब कैश दिया, किस समय दिया, सचिन कौन है। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर मांगे कि मेरे बारे में कोई कैसे कह सकता है, और क्या किसी के कहने पे मेरा केस खुल जाएगा? क्या मेरे लिखने से ममता का केस खुल जाएगा? ऐसे अगर होने लग गया तो दुनिया में हर आदमी का केस खुल जाएगा, फिर तो कोई कुछ भी लिख के रख लेगा। तो क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर मांगिए। जो मैं सेकंड पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए जो मैं यूज कर रहा हूं और जिनसे मैं केस भी जीत रहा हूं। बुकिंग का एडवांस का सर्कल लेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी बुक कराते हो, आप उसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन होता है, बीबीए। मान लीजिए मैंने एक ऑफिस बुक कराया जिसका बीएसपी सेलिंग प्राइस या ओवरऑल 1000 रुपए का रेट था, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1000 रुपए स्क्वायर फीट, और उसकी वैल्यू 10 लाख बनती है जो मैंने ऑफिस लिया है पूरा, पार्किंग वार्किंग सब मिला के। जिस डेट पे भी आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन हुआ है या आपने जब एडवांस दिया है, हो सकता है आपने ये जो 10 लाख रुपए का एग्रीमेंट है बिल्डर बायर, वो 3 महीने 4 महीने बाद हुआ हो और आपने उसका 1 लाख रुपए पक्के में पेमेंट एडवांस में पहले दे दी हो, 1 लाख रुपए। तो जब कभी भी आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन हुआ हो या आपने एडवांस दिया हुआ हो, आप ये चेक करिए उस डेट को उस ऑफिस की अगर रजिस्ट्री होती तो क्या रेट होता। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं दोबारा समझाता हूं कि जिस डेट को भी आपने एडवांस दिया है, क्योंकि बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन हो गया है, रजिस्ट्री तो उसकी 4-5 साल बाद होगी, जब वो पूरा ऑफिस बन जाएगा, आप सारी पेमेंट दे दोगे, आप रजिस्ट्री कराओगे। लेकिन आपको ये देखना है कि उसी टाइप पे हो सकता है वहां और भी ऑफिस बन रहे हो। अगर उसी टाइम पर जब आपने 1 लाख का एडवांस दिया या 10 लाख रुपए का बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन हुआ, उस डेट को अगर रजिस्ट्री होती
तो उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होती। अब यहाँ क्या होगा, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए पे करा है किसी भी डेट को 2023 में 22 में आपने, अच्छा पता कहाँ से करेंगे, जो वहां पे सेल डीड राइटर होंगे आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको वैल्यू निकाल के दे देंगे, सर्टिफाइड स्टैंप लगी हुई कॉपी लेनी है उनसे, 5-10 हज़ार खर्चा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये में काम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, पर ले ले। वो कहता है जी इसकी वैल्यू ये पक्का है कि कम नहीं आएगी किसी की भी, एक का दुक्का केस होंगे इसमें कम आएगी, सबकी वैल्यू आपकी बिल्डर बायर एग्रीमेंट से तय होगी। एग्जाम्पल के लिए किसी का 10 लाख का एग्रीमेंट साइन हुआ बिल्डर बायर, और उसने उस समय की कैलकुलेशन कराई कि अगर आज मैं इसकी रजिस्ट्री कराऊंगा तो सर्कल रेट क्या है, मान लीजिए वो 15 लाख निकल कर आता है, तो यहां दिक्कत है आपको फिर 5 लाख की। अच्छा ये 5 लाख भी क्या होगा, कैश में काउंट नहीं होगा, 5 लाख ये माना जाएगा कि आपने सर्कल रेट से कम पे रजिस्ट्री कराई है और अदर इनकम में ऐड होगा आपकी, जबकि कैश जो है वो 68, 69 में ऐड होता है, जहां पे 60% टैक्स निकलता है, यहां निकलेगा आपका नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब से, तो बहुत फायदा हो गया और कोई पेनल्टी में लगेगी। लेकिन और ये वैल्यू अगर मान लीजिए 10 लाख की निकली या निकली 5 लाख वैल्यूएशन में, तो आप ये कह सकते हो कि जब मैंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करा, वो जो रेट था वो मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफिसर से जब मैच कर रहा है, तो कैश की बात कहां से आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, आप बिल्डर को लेटर लिखिए कि भैया मैंने कोई कैश पेमेंट नहीं करी है, मैंने इसका फॉर्मेट अटैच कर दिया है, आपका जो भी बिल्डर है जिसने बोला है कि हाँ बायर ने कैश पे करा है, आप उसको लेटर लिखिए कि भाई तूने कैश में पेमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लिया, मैंने तो कैश दिया है, मुझे एविडेंस दे, तेरे पास क्या एविडेंस है, तूने कब कैश रिसीव करा, मैं जो कब कैश दिया है, बिल्डर से मांगिए कॉपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोटिव एविडेंस विद सीज मटेरियल। दोस्तों मैं सिर्फ बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी रेट पड़ती है, कहीं पे भी कुछ भी होता है, थर्ड पार्टी एविडेंस, किसी के पास कुछ भी मिला है, जैसे मेरे डायरी में लिखा ममता से मैंने 15 लाख रुपए कैश रिसीव करे, ममता कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, ऐड मत कर देना, कोई जेल हो जाएगी मेरे को, ममता से 15 लाख हुए, अब ये कागज मेरे पास मिला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो 15 लाख रुपए को एविडेंस से कनेक्ट करे, कि इसके पास इंडिपेंडेंट एविडेंस क्या है इस चीज का, क्या पता मैंने ममता को फंसाने के लिए लिख दिया हो, या हो सकता है कि मैंने राहुल से 15 लाख रुपए लिए हों लेकिन नाम मैंने ममता का लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए अपने कोड वर्ड के लिए, ये भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे केस हैं, क्या पता किसका नाम क्या लिख रहे हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, एविडेंस से क्लिक कैसे करते हैं ये समझा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपका बीबीए साइन हुआ 10 लाख रुपए से, आपका एप्लीकेशन में जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसमें 15 लाख था, और जो कैश वाला मटेरियल मिला उसमें 5 लाख लिखा हुआ है, जो मिला उनको मिला कि 5 लाख रुपए लिखा हुआ, आपका नाम पैन नंबर सब लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो यहां पे थोड़ा सा नेक्सिस बना कि आदमी आया, उसने एप्लीकेशन में तो फॉर्म भरा था 15 लाख रुपए का, लेकिन जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ तो वो 10 लाख रुपए का ही हुआ, तो 5 लाख का फर्क आ रहा है, और 5 लाख रुपए ही लिखा हुआ है किसमें, जो शीट हमने पकड़ी है, तो थोड़ा बहुत नेक्सिस बन गया। हालांकि यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 5 लाख कैश दिया हुआ है, थोड़ा सा नेक्सिस तो बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कैश दिया हुआ है। क्या मेरा वहां कुछ लिखा हुआ मिला आपको कि मैंने 5 लाख दिया हुआ है? एप्लीकेशन फॉर्म तो मैं भर के चला गया, मुझे बोला गया कि भैया क्या आप इंटरेस्टेड हो, मैंने लिख दिया, लेकिन जब फाइनल बार्गेनिंग हुई, बिल्डर बायर एग्रीमेंट की, मैंने बार्गेनिंग करी, बिल्डर 10 लाख पे मान गया, और वो 10 लाख रुपए मेरा किससे मैच कर रहा है, सर्कल रेट से, तो कहां पे टैक्स की चोरी हुई? क्या कोई एग्रीमेंट मिला, स्लिप मिली जहां पे लिखा हुआ मैंने 5 लाख रुपए कैश दिया, उसने रिसीव करा, मेरे कहीं साइन है? तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला मैंने एग्जांपल दी दिया वाला आपको, एक मेरे पास केस आया था, एप्लीकेशन फॉर्म में 45 लाख रुपए लिखा हुआ है, बिल्डर बाय एग्रीमेंट 20 लाख रुपए लिखा हुआ है, और एक्सेल शीट टैली में 25 लाख रुपए का लिखा हुआ हो, तो थोड़ा सा नेक्सिस है, एग्जांपल दे दिया मैंने। ये भी बता चुका हूं मैं कि क्या कोई साइन स्लिप है, पेपर है कैश पेमेंट का और रिसिप्ट का, ये भी जरूरी है। ये होते हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस विद सीज मटेरियल, यानी कि डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि कहीं पे कुछ मिला है तो उसको कनेक्शन बनाए, सिर्फ कहीं लिखने से मैंने ममता लिख दिया है तो ममता का केस नहीं खुल जाएगा, हो सकता है मैंने राहुल से पैसे लिए हों, या ममता तो बहुत सारी हो सकती हैं, पैन नंबर मैंने कुछ और लिख दिया किसी का, ये गलत है। देखो चीजें मुझे पता है क्या है क्या नहीं है, सबको पता है, पर डिपार्टमेंट की ड्यूटी है और आपकी भी ड्यूटी है
कि इन चीजों को रिकंसाइल करें, मेरी ड्यूटी है। इसलिए ड्यूटी ऑफ असेसिंग ऑफिसर, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर जो आपका केस कर रहा है, 100% जब तक कंफर्म नहीं होगा वो कैश पेमेंट के लिए आपके एडिशन नहीं कर सकता। मैं जो ऑर्डर पढ़ रहा हूं, जो सेटिस्फेक्शन नोट है या जो रीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर ने, वो कहता है बिल्डर के यहाँ रेड पड़ी है, जो उसका फाइनेंस हेड है उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि कैश में पेमेंट कर ली है जी हमने बायर से, हमारे पास एक्सेल शीट मिली है, एक टैली बनी पड़ी है सेपरेट, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। एम्प्लॉय का लैपटॉप के अंदर एक्सेल में लिस्ट बनी पड़ी है। सोचिए एक्सेल के अंदर, यानी कि अगर आज मैं एक्सेल के अंदर जितने भी नेता हैं बीजेपी के, कांग्रेस के बहुत सारे या ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबके नाम लिख लूं और लिख दूं, पैन नंबर सबको मुझे मिल जाएंगे और कैश में रिसीव करा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि उनका केस खोल दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जरूरी है, ये बता दिया। लिस्ट एक्सेल में जरूरी है, मतलब एक्सेल में मिली है उनको बहुत, एक बिल्डर के केस में तो एम्प्लॉय के लैपटॉप में एक्सेल में लिस्ट बनी हुई है। बताओ उसकी क्या वैलिडिटी है एक्सेल में जो बना हुआ है। कई केसेस के अंदर तो सिर्फ एडवांस में बुकिंग हुई हुई है, 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, प्रोजेक्ट का नाम तक नहीं पता, प्रोजेक्ट फाइनल भी नहीं हुआ, पेमेंट भी नहीं गई है, तो कैसे कैश पेमेंट का आइडिया लगाओगे आप? ये जरूर पूछो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं कि आप कह रहे हो कि मैंने कैश दिया है बिल्डर को, बायर के बिहाफ पे बोल रहा हूं मैं, बायर पूछेगा कि अच्छा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि मैंने कैश दिया है, सचिन का केस लग गया है। मुझे कई बार डर लगता है कि मैं वीडियो बनाता तो हूँ, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे केस ना खोल दे दुश्मनी में, पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, जो राइट्स हैं बायर्स के वो मैं बताता हूँ और आपके लिए भी फायदेमंद है। पूछिए किस टाइम मैंने कैश दिया, किस बंदे को मैंने कैश दिया, और क्या उसने ये चीज एक्सेप्ट करी है कि मैंने हर टाइम आया हूं। क्या वहां कैमरे नहीं लग रहे होंगे, कैमरे में नहीं पता चलेगा मैं किस डिपार्टमेंट में मिला हूं, मेरे फोन की लोकेशन क्या थी उस दिन, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे, क्योंकि कई बार क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। असेसी तो मेरठ का है जिसका केस खुला है, और जो एक्सेल शीट मिली है वो दिल्ली में बनी है, तो क्या मैं मेरठ से आया हूंगा दिल्ली में कैश देने, क्योंकि कैश तो देने ऑफिस में जाऊंगा मैं, हेड ऑफिस में ही बिल्डर के, तो क्या मैं उस दिन दिल्ली में था भी कि नहीं था? बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये मैं थोड़ा सा सीबीआई और रॉ और एनआईए की तरह काम कर रहा हूं इसमें। अच्छा बिल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया तो बिल्डर ने हाँ कर दिया, कई जगह बिल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हमने कैश रिसीव करा है, क्या बिल्डर के एक्सेप्ट करने से मेरे पे लायबिलिटी आ जाएगी? मान लीजिए मेरे पे रेट पड़ी ममता लिखा हुआ 15 लाख रुपए, और मुझे पता है मैंने 15 लाख रुपए लिए तो हैं, ये भी कन्फर्म है, और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है, तो क्या मेरे एक्सेप्ट करने से उसके ऊपर भी लायबिलिटी आ जाएगी? क्या सरकार दो बार टैक्स ले लेगी? मेरा असेसमेंट इंडिपेंडेंट है, उसका असेसमेंट इंडिपेंडेंट है। अच्छा मेरे केस में क्यों असेसमेंट इंडिपेंडेंट है और मेरे में एडिशन हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे यहाँ रेड पड़ी है, मेरा रेट पड़ी है, मेरे यहाँ कागज मिला लिखा हुआ, तो इससे ये तो प्रूफ होता कि मैंने कैश रिसीव करा है, चाहे मैंने ममता से करा हो, चाहे मैंने राहुल से करा हो, चाहे मैंने किसी से भी रिसीव करा हो, तो ये तो कंफर्म हो कि मैंने रिसीव करा है। अब वो किससे करा है वो अलग मैटर है, पर मैंने ब्लैक मनी तो रखी थी, तो बिल्डर ने पे कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा एक बात और बता दूं, अभी तो कर लिया एक्सेप्ट, अभी उसका केस चलेगा इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, फिर चलेगा सीआईटी अपील के पास, फिर चलेगा आईटीटी, ये भी जीतेगा सारे केस, मैं आपको बता दूं। जब ये जीतेगा तो आप भी जीतोगे। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, कई जगह मैंने देखा कैश विड्रॉल था एसएससी का, इनकम टैक्स के ऑर्डर आ रहे हैं, वहां कई उन्होंने प्रूफ दे दिया कि हाँ मैंने कैश विड्रॉ करा है और मैंने बिल्डर को पेमेंट करी है। क्या आपके पास अगर कैश विड्रॉल है तो क्या ये बोलना सही है? दोस्तों इसके बोलने से आपका केस बच नहीं जाएगा। जो मैंने आपको बताया है ना पीछे सब चीजें, आपको उन सब चीजों का ध्यान रखना है। मैं इस बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स से बाहर हो जाती है ये चीज, तो ये चीज तो मैं खुलेआम यूट्यूब पे नहीं बता सकता कि आपने कैश निकाल रखा है तो क्या एक्सेप्ट करना ठीक है, क्या उससे बच जाओगे? उससे आप बचोगे नहीं। क्यों? एग्जाम्पल में देता हूं, अगर ये बात मान ली जाए कि बायर ने बिल्डर को कैश में पेमेंट दी है और प्रॉपर्टी के अंदर कैश तो चलता है, तो दोस्तों इंडिया में सबके केस खुल जाएंगे। हर एक प्रॉपर्टी के अंदर कैश पेमेंट होती है सर्कल रेट से ऊपर, ये तो हर कोई जानता है। तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे कभी भी बात खुली कि हाँ इस प्रॉपर्टी में मैंने कैश दिया हुआ है? क्योंकि वो कैश कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है, चाहे आपने भली बैंक से क्यों ना निकाला हो। अगर आप बैंक से निकाल के बता भी दोगे मैंने कैश निकाला है, लेकिन आपके रिकॉर्डिंग में नहीं है, बिल्डर के रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो ब्लैक मनी मान जाएगी और उसके ऊपर 150% का टैक्स है। तो ये रिप्लाई वो सोच समझ के देना कि मैंने कैश निकाला हुआ है। कई लोग घबरा जाते हैं कि यार मैं लफड़े में क्यों पड़ूं,
बिल्डर ने कर दिया है, मैंने तो कैश निकाल रखा है, मैं बता दूंगा मैंने उससे लोन लिया हुआ है। एक केस में तो ये रिप्लाई कर दिया कंसल्टेंट ने कि मैंने 10 लाख रुपए बिल्डर को दिए, 10 लाख का कैश का मामला था। उसने ये बोल दिया कि मैंने 10 लाख रुपए पेमेंट करी है, बिल्डर को ना अलग से अच्छी टाइलें निकाल लगाने के लिए मैंने दिया है। इस तरह के फनी और इलॉजिकल रिप्लाई ना करें प्लीज, बहुत सेंसिटिव मामले हैं ये, थोड़ा सोच समझ के। अच्छा देखो कितनी बल्ले बल्ले इनकम टैक्स वाले की, डबल टैक्स लग रहा है। यानी कि किसी बायर ने बिल्डर को 10 लाख पे करा तो 10 लाख की जो कैश पेमेंट है उस पर 30 लाख का टैक्स बनता है ओवरऑल। कैसे? 150% करीबन टैक्स बन जाता है। 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% सेस, इंटरेस्ट मिला के 150% का टैक्स है। तो 15 लाख का टैक्स तो बायर पे करेगा और 15 लाख का टैक्स बिल्डर पे करेगा। उसके पास भी तो मिला है, उसकी ब्लैक इनकम हो गई। एक ही अमाउंट पे ये ग्राउंड भी आपको लेना है। एक अमाउंट एक ही हाथ में टैक्स हो सकता है। किसी भी इनकम पे ड्यूल टैक्सेशन नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसके ऊपर लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपका भी कोई ऐसा केस लगा हुआ है, आप मेरे से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। और जितना हो सके पूरी इंडिया में शेयर करिए दोस्तों। नंबर ऑफ लार्ज बायर्स अफेक्टेड हैं इस चीज़ को लेके और किसी को समझ में नहीं आ रहा अब करें क्या। 1 साल के नहीं 2-2 साल के हैं, 50-50 लाख रुपए का मामला है और बिना किसी एविडेंस के बेचारों को घर तो मिला ही नहीं है, बहुत परेशान है, ऑफिस तो मिला ही नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स की रडार और उनके ऊपर आ गई है। तो ऐसे में क्या करें, ये वीडियो उन लोगों को बड़ी हेल्प करेगी। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।